welcome class 6 to English International School. This is time for our science class and I hope you are enjoying our content of online classes. So without any wasting of time, let's start. So students, in previous video we discussed at this point, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स की. So students, please open your book and start. ऑल क्लॉथ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स. जो भी क्लॉथ मटेरियल होता है वो फाइबर से कंसिस्ट होता है, उसी से बना हुआ होता है. फाइबर्स आर लॉन्ग, थिन, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आइदर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स और सिंथेसाइज्ड बाय मैन. फाइबर्स क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, पतले होते हैं, ट्यूब की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है. ट्यूब मतलब छोटे छोटे रेशेस की तरह उसका स्ट्रक्चर होता है. और या तो वो नेचुरल सोर्सेज यानी कि प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलते हैं, या फिर सिंथेसाइड बाय मैन, या फिर आदमियों यानी कि या फिर मनुष्य के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है. दस फाइबर्स मेनली बिलोंग टू टू क्लासेस. तो फाइबर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? टू टाइप्स में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नेचुरल फाइबर्स. The fibers obtained from natural sources are called natural fibers. They are of two types. Fibers obtained from plants are called plant fibers, etc. Cotton, jute and coconut fibers. आपने कोकोनट देखा है. कोकोनट से आपकी जो चटाई हुई होती है वो भी बनाई जाती है कोकोनट से, कोकोनट लीव से. और आपकी जो कॉटन है, जो आप वो भी क्या होता है? रुई देखी है ना आपने? रुई, कॉटन, वो भी क्या होती है? इस तरीके से पेड़ में उगती है. ठीक है, इस तरीके से उसकी खेती भी होती है. तो कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर प्लांट फाइबर्स. फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स आर कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. एग्जाम्पल सिल्क एंड वूल. जो आपका स्वेटर बनता है, जो ऊन होती है वो किसकी? शिप की. जो शिप के जो बॉडी पे पूरा रहता है ना, ऊन जिसे कहते हैं, वो वहाँ पर हमें शिप से मिलती है. सिल्क किससे मिलती है? एक सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, उसके थ्रू हमें सिल्क मिलती है. तो जो एनिमल के थ्रू मिले, जो हमें फाइबर्स एनिमल के थ्रू मिले वो एनिमल फाइबर्स, और जो प्लांट्स के थ्रू मिले वो प्लांट फाइबर्स. ओके स्टूडेंट्स. सिंथेटिक फाइबर्स. मैन मेड फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स. सम कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स आर रेयॉन, नाइलॉन एंड पॉलिएस्टर. जो हम सिंथेटिक फाइबर्स जो मनुष्य के द्वारा निर्मित होते हैं फैक्ट्रीज़ में, और इस तरीके के जो फाइबर्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये है, इसको क्या कहते हो आप? कट्टा कहते हो ना. तो ये क्या है? प्लास्टिक है. ये है पॉलिएस्टर. तो ये पॉलिएस्टर है, तो इसका मतलब क्या है? ये किससे बना हुआ है? आपका सिंथेटिक फाइबर है. और एक आपका ये है ना, ये जूट का बना हुआ है. तो ये क्या है? आपका नेचुरल फाइबर है. देखो इसमें भी रेशेस है ना, रेशेस. तो ये क्या है? आपका नेचुरल फाइबर है. और ये क्या है? सिंथेटिक फाइबर है. ओके स्टूडेंट्स. नेचुरल फाइबर्स. कॉटन इज अ फाइबर विच ग्रोज अराउंड द सीड ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन क्या है? एक फाइबर है जो अपने सीड के चारों तरफ वो कॉटन प्लांट में उगता है. ठीक है, जो उगता है, कहाँ उगता है? उसके सीड के चारों तरफ, लाइक दैट. आप अपनी बुक में देखें इस डायग्राम को, इस तरह से. ये इसके अंदर एक इसका सीड होता है, और उसके चारों तरफ एक फ्लावर की तरह होता है जो उस सीड को कवर करके रखता है, और हमें इस तरीके से ये दिखता है. इट्स सीड इज कॉमनली कॉल्ड बाइनोला इन हिंदी. बिनोला इन हिंदी. क्या कहते हैं इसके सीड को? बिनोला कहते हैं हिंदी में. इट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फाइबर टू मेक क्लॉथिंग मटेरियल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एज इट इज़ सॉफ्ट, अलाउज एयर टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब स्वेट ईजीली. तो जो इसको सब गर्मी में और ह्यूमिड में पहनने के लिए इस फाइबर को सबसे अच्छा माना जा सकता है. इसमें जो अलाउज एयर टू पास थ्रू एंड एब्जॉर्ब स्वेट इजीली, ये हमारे पसीने को आज आराम से सोख लेता है
और हमारे बॉडी के साथ कपड़े जो हमारा फाइबर होता है उसके थ्रू अच्छी से एयर हमें पास होती हुई मिलती है, जिससे हमें पसीना कम होता है। यानी कि ये बहुत सॉफ्ट होता है और हमें ज़्यादा इसमें अनकंफर्टेबलनेस नहीं होती है। हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल excavations have proved that cotton was used in India as early as 1800 BCE. यूरोपियंस के जो आर्कियोलॉजिकल, यानी कि आर्कियोलॉजिकल मतलब जो ये पुरातत्व विभाग वाले होते हैं ना, जो पुराने ज़माने में जो खुदाई वगैरह होती है उसको आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, है ना, जिसके अंदर हम हमारे पुराने जो पूर्वज थे वो क्या क्या यूज़ करते थे। तो उस आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस में ये चीज़ प्रूव हुई है कि हमारे इंडिया में 1800 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि अभी 2020 चल रहा है, तो 2020 से भी 1800 साल पहले से हमारे इंडिया में कॉटन यूज़ हो रहा है। यूरोपियंस केम टू नो अबाउट कॉटन ओनली अबाउट 650 ईयर्स अगो थ्रू द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस। यानी कि यूरोपियंस को सिर्फ ये पता बाद में पड़ा कि कॉटन जो है, ग्रीक हिस्टोरियन जो हमारे हेरोडोटस थे उनके थ्रू मालूम पड़ा है कि हमारे यहाँ पर यूरोप में सिर्फ 600 साढ़े 600 साल पहले से ही कॉटन यूज़ हो रहा है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ मशीन्स, यूरोप बिगन टू प्रोड्यूस कॉटन ऑन अ लार्ज स्केल एट चीप रेट्स। यानी कि जब से मशीन्स का इन्वेंशन हुआ है, मशीन की खोज हुई है, यूरोपियन कंट्रीज़ ने क्या किया है कि कॉटन को एक बड़ी सी घटिया सी रेट पे और बड़ी सी चीप रेट पर उसको बनाना शुरू कर दिया है। प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, टुडे कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इन इंडिया इट इज़ मोस्टली ग्राउंड इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। और आज क्या है कि कॉटन बहुत सारी दुनिया में बहुत सारी जगह इसका प्रोडक्शन हो रहा है, और हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आर यूएसए। प्लीज़ अंडरलाइन इट, यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लेना। द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉटन इन द वर्ल्ड आर यूएसए, इजिप्ट, रशिया एंड इंडिया। तो जो हमारे कॉटन के सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो कौन कौन है? यूएसए, इजिप्ट, रशिया और इंडिया। तो इन कंट्रीज़ में इसका सबसे ज़्यादा कॉटन का क्या होता है? खेती होती है। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम कॉटन फाइबर आज एज फॉलोज। यानी कि आपको कॉटन की जो आपको प्रोडक्शन करना है उसके लिए जो नेसेसरी जो आपके लिए पॉइंट है वो यहाँ पर है। सबसे पहला है सॉइल। जब तक सॉइल नहीं होगी तो हम हमारा रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, हमारा प्रोडक्शन ऑफ कॉटन कैसे करेंगे? जब तक सॉइल नहीं होगी तो हम किसी चीज़ की खेती कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो द कॉटन प्लांट ग्रोज बेस्ड इन द ब्लैक सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट एंड द मालवा प्लेट ऑफ गुजरात। यानी कि जो आपका कॉटन प्लांट है वो सबसे ज़्यादा डेक्कन प्लेटी। डेक्कन प्लेटी का मतलब है कि जो दक्षिण, जो अपना साउथ में जो डेक्कन वाला जो एरिया है, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है, वहाँ की सॉइल में, ब्लैक सॉइल में ये काफ़ी अच्छा होता है। और मालवा प्लेटी ऑफ गुजरात। तो मालवा प्लेटियो का मतलब ये है कि जो हमारा रीजन है, गुजरात से लेकर हमारा मध्य प्रदेश का जो रीजन है, उस रीजन में यहाँ पर जो जहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है वहाँ पर इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल कैन रिटेन प्लेंटी ऑफ वाटर विच इज़ एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट्स। और इस टाइप की मिट्टी जो आपकी ब्लैक सॉइल होती है उसके अंदर पानी को ये मिट्टी क्या करती है? ज़्यादा सोख लेती है, जिसकी वजह से कॉटन की ग्रोथ अच्छी होती है और इसके लिए एसेंशियल होता है। इट इज़ ऑल्सो ग्रोथ इन द एलुविया सॉइल ऑफ द सतलुज गंगा बेसिन। और ये कहाँ पर? एलुवियल सॉइल में भी ये, जहाँ पर सतलज और गंगा का जो बेसिन है, जहाँ पर सतलज और गंगा नदी मिलती है, वहाँ पर भी इसकी खेती एलुवियल सॉइल में आराम से की जा सकती है। क्लाइमेट, क्लाइमेट किस तरीके का क्लाइमेट इसे चाहिए होता है?
द कॉटन प्लांट requires temperatures ranging between 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इस 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रेंज ही इसको चाहिए होता है। अगर इससे कम होगा तो भी इसको नुकसान होगा, और 27 डिग्री से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो भी इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अ कूल ड्राई क्लाइमेट विद प्लेंटी ऑफ सनशाइन इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि एक अच्छा सा सनशाइन वाला हो या फिर एक कूल और ठंडा सा मौसम हो, मतलब जहाँ पर ज़्यादा गर्मी ना हो और ज़्यादा सर्दी भी नहीं हो, और बस नॉर्मल मौसम जो हमारे यहाँ पर जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग में कॉटन अच्छे से हो सकता है। Rainfall between 50 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर इज कंड्यूसिव टू इट्स ग्रोथ, यानी कि जहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होता हो वहीं पर इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है। सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, सीड्स आर सोन। सोविंग एंड हार्वेस्टिंग मतलब जो हम खेत को हाँकते हैं ना, जो जुताई करते हैं, उसको सोविंग एंड हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। सीड्स आर यानी कि बुआई जिसे कहते हैं, है ना, जुताई और बुआई। सीड्स आर सोन ड्यूरिंग अर्ली स्प्रिंग, यानी कि जब स्प्रिंग से पहले इसके बीज क्या कर दिए जाते हैं, बो दिए जाते हैं। इन 1 or 2 months द प्लांट्स बियर येलो और वाइट फ्लावर्स विच टर्न पिंक विद इन अ वीक। फिर क्या होता है कि 1 से 2 महीने के अंदर प्लांट क्या होने लगता है, येलो और वाइट फ्लावर्स के साथ आगे बढ़ने लगता है, और उसके अंदर 1 हफ्ते के अंदर वो पिंक होने लग जाते हैं। द पिंक पेटल्स ऑफ दिस फ्लावर्स सून फॉल ऑफ एंड ग्रीन पॉड्स हैविंग 2 or more सीड्स आर लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ दिनों के अंदर ये फ्लावर क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं, और जो ग्रीन पॉड्स होते हैं वो 1 और 2 बीज जो सीड्स होते हैं उनको पीछे छोड़ देते हैं, लाइक दैट। इस तरीके से ये कॉटन बॉल्स के रूप में फिर खुलने लग जाता है। Seeds in these green pods grow and fibrous coat known as cotton around him। और जैसे ही वो बीज क्या होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो ग्रीन पॉड से बाहर आने लगते हैं और एक फाइब्रस कॉट के रूप में बाहर आते हैं, जिसे हम कॉटन कहते हैं। द पॉड्स देन ग्रो इनटू स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स नॉन एज कॉटन बॉल्स। और फिर जैसे ही ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह ग्रो होने लगते हैं, जो पॉड्स होते हैं वो थोड़े थोड़े क्या होते हैं, ग्रो होने लगते हैं, और इन्हीं को क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं, लाइक दैट। ऑन मैच्योरेशन द कॉटन बॉल बर्स्ट exposing the cotton fibers. These fibers dry up in the sun and become fluffy. This cotton is collected from the plants। अब क्या होता है कि जैसे ही मैच्योरेशन यानी कि वो क्या होता है, बढ़ने लगते हैं, यानी कि उनका वो पौधा पकने लगता है, उसके बाद क्या होती है, वो कॉटन बॉल क्या होती है, बर्स्ट हो जाती है, मतलब एकदम खिल सी जाती है, और वो किसके रूप में दिखने लगता है, कॉटन फाइबर की तरह एक्सपोज होने लग जाता है, दिखने लग जाता है। दिस फाइबर्स ड्राई अप इन द सन। फिर ये फाइबर्स क्या होते हैं, सूरज की रोशनी में सूखने लग जाते हैं और फ्लफ़ी बन जाते हैं, यानी कि ऐसा सॉफ्ट से बन जाते हैं। दिस कॉटन इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स। और फिर क्या करते हैं इसको इस तरीके से, पॉपकॉर्न जैसे नहीं होते, पॉपकॉर्न जैसे हो जाते हैं ये, तो इसको उसमें से प्लांट में से इसको कलेक्ट कर लिया जाता है। गिनिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन फाइबर इज कॉल्ड गिनिंग। अब क्या होता है कि आपके जो कॉटन फाइबर से आपके सीड्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, गिनिंग कहलाता है। स्पेशल मशीन्स कॉल्ड रोलर जीन्स आर यूज फॉर दिस पर्पस, यानी कि इसके लिए एक स्पेशल मशीन आती है जिसको हम क्या कहते हैं, रोलर जीन्स कहते हैं। दिस मशीन सेपरेट्स हार्वेस्टेड कॉटन इनटू कॉटन सीड्स एंड लिंट। देखो कॉटन सीड्स क्या होता है, कॉमनली कॉल्ड बाइनोला। जो बाइनोला होता है यानी कि बीज को, कॉटन सीड को कॉटन से अलग कर देता है। और लिंट का मतलब होता है कॉटन फाइबर, जो आपका ये फ्लफी वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें से आपको रुई रुई सा जो दिखता है, इसको लिंट कहते हैं। और डिजीडेड कॉटन, उसको क्या कहता है, डिजीडेड कॉटन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो यहाँ तक पढ़ ही लेते हैं। लिंट इज टाइड एंड प्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ बेल्स विच आर easily transported to mills
वेयर द कॉटन फाइबर इज प्रोसेस्ड टू मेक क्लॉथ। फिर क्या करते हैं, लिंट जो होता है, जो सिर्फ कॉटन फाइबर होता है, उसको क्या कर देते हैं, बांध देते हैं और उसको प्रेस कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बेल्स, यानी कि उसको गठरी के रूप में बांध देते हैं और उसके बाद उसे मिल्स की तरफ यानी कि फैक्ट्रीज की तरफ उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद उसके क्लॉथ बनाई दी कॉटन फाइबर से उसके क्लॉथ बना लिए जाते हैं। इन इंडियन विलेजेस लिंट इज स्पन इनटू यार्न ऑन अ स्पिनिंग व्हील। और चरखा, गांधी जी का चरखा देखा है ना, उसके अंदर भी वो क्या करते थे, कॉटन को इस तरीके से रेशेस में अलग करके कपड़ा बनाते थे। यार्न इज यूज टू वेव खादी। और यार्न मतलब धागा, और धागे से खादी बनाई जाती थी और खादी को फिर क्या करते थे, एक साथ कंबाइन कर देते थे इस तरह से मशीन में, इस तरीके से मशीन में। आजकल तो मशीन में होता है, लेकिन पहले कहाँ से होता था, चरखे से होता था, जिसको हम स्पिनिंग व्हील भी कहते हैं। द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम ऑफ द लूम। यार्न को क्या कर देते हैं, लेंथवाइज एक लूम में, फ्रेम ऑफ द लूम में रख दिया जाता है। इट इज़ कॉल्ड वार्प। ये देखिए यहाँ पर, इट इज़ कॉल्ड वार्प। क्या कह देते हैं उसको, वार्प कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। द वन मोर यार्न इज वाउंड ऑन वुडन रील्स एंड प्लेस्ड इन द इन द शटल ऑफ द मशीन। फिर क्या करते हैं, यार्न को क्या करते हैं, बांध दिया जाता है और उसको वुडन रील्स पर, लाइक दैट, वुडन रील्स पर रख दिया जाता है और उसके बाद उसको क्या करते हैं, मशीन में शटल कर दिया जाता है। द थ्रेड इन द शटल मूव्स द थ्रेड इन द शटल मूव्स बैक एंड फोर्थ विद द हेल्प ऑफ द मशीन एंड दिस इज कॉल्ड वेफ्ट। अब क्या करते हैं कि इसकी जो थ्रेड है, द थ्रेड इन द शटल मूव्स बैक एंड फोर्थ विद द हेल्प ऑफ द मशीन। अब उसको क्या करते हैं, जो थ्रेड होता है, जो उसको बांध कर आगे की तरफ शटल कर दिया जाता है, मूव बैक एंड फोर्थ विद द हेल्प ऑफ द मशीन एंड दिस इज कॉल्ड वेफ्ट। वेफ्ट मतलब उसको इस तरीके से बुनाई उसकी होने लग जाती है, लाइक दैट, उसकी बुनाई होने लग जाती है, जिससे क्या होता है, यार्न को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने उस दिन भी देखा था कि जैसे ये कपड़ा है आपके सामने, ठीक है, ये कपड़ा है, तो इसके अंदर क्या रेशेस के रूप में इसको जोड़ दिया जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं, वेफ्ट कहते हैं। ड्यूरिंग वीविंग द वेफ्ट थ्रेड्स क्रॉस ओवर द अंडर द वार्प थ्रेड्स अल्टरनेटिवली द कॉटन फैब्रिक thus produced in the natural color of cotton, hence it is called ग्रे फैब्रिक। अब क्या करते हैं, जब इसको बिल्कुल उस धागे को जो बांधने की, एक दूसरे से बांधकर फैब्रिक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर क्या करते हैं, एक दूसरे को वार्प करते हैं थ्रेड्स में अल्टरनेटिवली। द कॉटन फैब्रिक दस प्रोड्यूस्ड इज ऑफ द नेचुरल कलर ऑफ कॉटन। और जो कॉटन फैब्रिक हमें उस टाइम पे प्रोड्यूस होता है, वो उसका नेचुरल कलर होता है और उसी को क्या कहते हैं, ग्रे फैब्रिक कहते हैं। टू चेंज दिस ग्रे फैब्रिक इनटू अ वाइट वन, इट इज ब्लीच्ड एंड ब्लेच्ड विथ ब्लीचिंग पाउडर। फिर क्या करते हैं, उस ग्रे कलर को वाइट कलर बनाने के लिए क्या कर देते हैं, उसको ब्लीचिंग पाउडर से ब्लीच करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर एक, आप आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, जब हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक केमिकल होता है जिससे उसका कलर ग्रे से क्या कर दिया जाता है, वाइट कर दिया जाता है। द वाइट फैब्रिक इज देन डाइड इनटू वेरियस कलर। फिर जो वाइट फैब्रिक होता है उसको अलग अलग कलर से डाई कर दिया जाता है। So students, we can continue our class with activity second in next video session. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Bye.